हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है हमारा, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में हमें बताना है कि जब हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी का जो समय है, 16 महाजनपदों का भी विकास हुआ। इस समय में एक जो महाजनपद था वो मगध था, उसके साथ साथ ही जो मौर्य साम्राज्य था उसका विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं हमें बतानी है और अशोक के अभिलेखों में हमें कौन कौन से प्रमाण उसके मिले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रश्न में। तो मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं, इनको पढ़ने से पहले आप एक बार इस मैप को जरूर देख लीजिए। देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप है हमारा पूरा। इसमें अगर आप ब्लू कलर में जो भी सारा एरिया आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लगभग पूरे उपमहाद्वीप पे जो मौर्य साम्राज्य था उसका शासन चलता था। मैप में आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब जिसे हम अब पटना कहते हैं बिहार में। इस नगर से जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया। अपनी राजधानी से लेकर चारों दिशाओं में, मतलब हर जगह पर जो इसके शासक थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य इसके संस्थापक भी थे मौर्य साम्राज्य के, कौटिल्य के साथ जो है मिलकर उन्होंने इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उन्होंने चारों दिशाओं में फैलाया अपने साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में सिद्धपुर, पूर्व में बिहार, पश्चिम में सौराष्ट्र तक ये फैला हुआ था। अशोक ने कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य को और अधिक विस्तृत कर दिया था। देखिए मैप में आप देख लीजिए, इधर जो है ये आप यहाँ देखोगे तो भारत, इसके बाद जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का जो भी एरिया है, इधर जो है पूर्व में बिहार तक, सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में। इस तरह से लगभग पूरे उपमहाद्वीप में ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसका जो केंद्रीय शासन था वो किस तरह से काम करता था मौर्य साम्राज्य का। सम्राट और उसके मंत्रियों द्वारा सीधे राजधानी से संचालित होने वाले शासन को केंद्रीय शासन कहते हैं। देखिए, केंद्रीय शासन का मतलब क्या है कि वहाँ पर राज किसका चलता है? सम्राट जो राजा होता है वो किसके द्वारा जो है अपने काम करवाता है? अपने मंत्रियों के द्वारा। तो वो जो है सारे जो है देख रेख करता है अपने कामकाज की, तो उसको बोलते हैं केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंतर्गत जो है सम्राट के कार्य आते हैं, उसकी मंत्री परिषद, उसकी सैनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। मतलब जो सम्राट थे चंद्रगुप्त, उनका जो है पूरे साम्राज्य पर जो है उनका शासन चलता था, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी वहाँ पर। पूरे साम्राज्य पर जो नियंत्रण था वो किसका था? शासक का था, राजा का था, जो सर्वशक्तिशाली एवं शासन का केंद्र बिंदु था। कि भाई एक राजा जो है वो पूरे अपने साम्राज्य का ध्यान रख रहा है, उसकी सारी क्रियाएं जो है वो किस तरह से हो रही हैं, उनका संचालन करता है। तो वो एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु था उसके साम्राज्य का। वही कानून बनाने और उन्हें लागू करवाने और न्याय करने की अंतिम शक्ति रखता था। कौन कौन? वो शासक। शासक जो था वो जो ये देखता था कि जो राज्य व्यवस्थाएं ठीक से चल रहे हैं, कौन सा कानून बनाना है, किस तरह से जो प्रजा के साथ न्याय हो सके, तो ये सारी बातें जो है वो शासक देखता था। वो स्वयं जो है सेना के संगठन की व्यवस्था करता था। सेना भी होनी चाहिए जो राज्य में, तो उसका संगठन भी शासक देखता था। अब युद्ध में सेना का संचालन भी करता था वो शासक। इस दृष्टि से क्या माना जाता है कि वो स्वेच्छा और निरंकुश शासक था। देखिए, जब ये लगता है हमें कि भाई सारे कामकाज वो देख रहा है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार अगर हो रहा है तो वो स्वेच्छाचारी होगा, निरंकुश होगा। इतिहास का स्मिथ का कहना है कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध से जो तथ्य हमारे सामने प्रकट हुए हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि वो एक कठोर निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है बिना अंकुश के, भाई उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस तरह से वो चाहेगा उस तरह से वो अपने राज्य में वो काम करवा सकता है। किंतु चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध ने जो शक्तियाँ सम्राट को दी थी वह केवल सैद्धांतिक रूप से उसके पास थी,
वह उन शक्तियों को व्यवहार में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों और परामर्शदाताओं से सलाह मशवरा भी करता था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में जब शासन करते थे तो ये नहीं है कि इतनी सारी शक्तियां हैं तो वो निरंकुश शासन हो गया, बल्कि उसकी एक जो है मंत्री परिषद होती थी। अपने मंत्रियों से कोई भी काम करने से पहले वो सलाह मशवरा करता था, उनसे बात करता था, तब जो है जाकर वो किसी काम के लिए वो आगे बढ़ता था। ऐसा न करने पर सम्राट पर परंपरागत कानूनी और नैतिक कानूनों का भी बंधन था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ जो है उसके सामने कुछ परंपरागत कानून थे, नैतिक कानून मतलब नैतिक बंधन थे, जिनका उन्हें पालन करना होता था कि भाई वो अपनी मर्जी से है जो है प्रजा पर सब कुछ थोप नहीं सकता। उसको जो है कुछ भी अपना जो है निर्णय लेने से पहले जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री हैं, उनसे जो है सलाह मशवरा करना पड़ेगा अपने राज्य में। चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। देखिए, पर जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य। तो उन्होंने कुछ कर्तव्य बताए हैं कि उसमें राजा को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया गया है। जो भी कर्तव्य बताए गए उसमें क्या था कि राजा को निरंकुश नहीं बनने दिया गया, बल्कि कुछ कार्य अपनी प्रजा के लिए बताए गए हैं कि भाई आपको जो है प्रजा के हित के लिए ये सब कार्य करने हैं। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा के ऋण से निवृत्त नहीं हो सकता। देखिए, जो राजा है उसको क्या माना गया है कि ये प्रजा का ऋणी है। अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेगा, उनकी रक्षा नहीं करेगा, तो वो इस ऋण से कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम उदार निरंकुश शासक कह सकते हैं। देखिए, निरंकुश तो है भाई, उसकी मर्जी तो चलती है, जिस तरह से वो चाहे वो काम कर सकता है, लेकिन वो उदार है, उसको जो है अपनी प्रजा का भी ध्यान वो रखता है। अगला जो है वो है मंत्री परिषद, जो राज्य में होती थी। कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का एक पहिया है और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरा पहिया क्या है? मंत्री परिषद। देखिए, एक अगर हम कहते हैं कि भाई रथ के दो पहिए हैं, दोनों पहिए चलेंगे तभी वो जो है रथ चलेगा, तो इसी तरह से जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्य को एक रथ के रूप में माना कि भाई एक पहिया क्या है? एक पहिया तो है राज्य का जो शासक है वो सम्राट, दूसरा पहिया क्या है? मंत्री परिषद। अगर अकेला जो है शासक कुछ भी करना चाहेगा, अकेला चलना चाहेगा एक पहिए पर, तो वो नहीं चल सकता, उसको अपनी मंत्री परिषद की आवश्यकता भी पड़ेगी, जो अति महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट को परामर्श देते थे। परामर्श मतलब सलाह देते थे। सम्राट मंत्री परिषद के सदस्यों को उनकी बुद्धिमत्ता और उनका चरित्र देखकर नियुक्त करता था। देखिए, जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, जो राजा था उनका जब चयन करता था, तो वो ये उनकी बुद्धिमत्ता देखता था, उनका चरित्र देखता था। जो ज्ञानी व्यक्ति थे और बुद्धिमान थे उनको ही वो अपने जो है मंत्री परिषद में नियुक्त करता था। वे वेतन भोगी होते थे, मतलब उनको जो है सैलरी भी मिलती थी, वेतन मिलता था उनको। मंत्री परिषद के निर्णय जो थे वो सर्वमान्य होते थे। जो भी मंत्री परिषद होती थी, जो भी मंत्री परिषद में सदस्य होते थे, अगर वो कोई निर्णय लेते थे तो वो सर्वमान्य मतलब वो सबको मानने पड़ते थे। परंतु राजा को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, वह उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। सबको मानने थे उनके निर्णय, लेकिन राजा के पास इस तरह की शक्ति थी कि वे राजा अगर चाहे तो उनकी बात को ना माने। दैनिक कार्यों के लिए मंत्री परिषद की एक अंतरंग सभा, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि की व्यवस्था की गई थी। देखिए, डेली के जो भी काम होते थे राज्य में, तो उनके लिए भी एक अंतरंग सभा जो है उसका जो है निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। उसमें कौन थे? प्रधानमंत्री थे, पुरोहित होता था, सेनापति होता था। वो क्या करते थे? दैनिक कार्यों की देखरेख वो करते थे। अगला है कि न्याय व्यवस्था कैसी थी मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान और कूटनीतिक महामंत्री चाणक्य के परामर्श से एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। देखिए, जो चाणक्य हैं, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो विद्वान थे, कूटनीतिक थे, उनके प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त के, और उन्हीं की जो है मदद से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी समाज में न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों का उनका अनुकरण किया जाता रहा है। उन्होंने जो है कौटिल्य ने जिस तरह की न्याय व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में स्थापित की थी, अभी भी जो है कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि उस तरह के जो न्याय व्यवस्था के तत्व थे उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था के प्रधान जो थे वो चंद्रगुप्त थे। देखिए, जो हेड होता था वो कौन था? सम्राट ही था। उसके नीचे कौन होते थे? छोटे बड़े न्यायाधीश होते थे। जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, 16 महाजनपद थे।
वो इतना बड़ा क्षेत्र था, उसको छोटे छोटे जनपदों में बांटा गया था। तो वहाँ पर अलग अलग जनपदों में, ये तो है नहीं कि भाई पूरे जो इतने बड़े एरिया पे एक ही व्यक्ति, एक ही सम्राट जो है वो सारे काम कर सकता है, उसको जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया था। तो जो जनपद थे वहाँ पर अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, ताकि वहाँ पर भी जो लोग हैं उनके साथ जो है किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। नगरों के जो न्यायाधीश थे वो भी राजा कहलाते थे। ग्राम में ग्राम पंचायतें भी छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने का काम करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अपराधी को 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। देखिए, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर मौर्य साम्राज्य में कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी जो है गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अलग अलग दंड थे, 18 प्रकार के इनके दंड जो है उनका वर्णन किया गया है। अब कठोर दंड दिया जाता था तो उसके कारण क्या होता था कि अपराध कम होते थे, लोग डरते थे कोई भी अपराध करने से पहले। अब जो राज्य के लोग थे, अगर वो कहीं बाहर जाना है उनको, तो वो बिना घरों में ताला लगाए भी बाहर चले जाते थे। क्यों? उनको पता था कि अगर कोई कुछ गलत कार्य करेगा, चोरी करेगा या कुछ भी करेगा यहाँ घर में आकर, अगर पकड़ा गया तो उसको कठोर दंड की सज़ा जो है भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जो अपराध थे वो कम ही होते थे, इसलिए लोग जो है बिना घबराए अपने घरों को ऐसे ही खुला छोड़कर बाहर चले जाते थे। अब हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में सैनिक व्यवस्था किस तरह की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगनी व्यवस्था की थी। चतुरंगनी मतलब 4 तरह की, अर्थात उसकी सेना जो है 4 भागों में बटी हुई थी। एक थी पैदल सेना, एक थी अश्वारोही मतलब घोड़ों वाली सेना, दूसरी हाथियों वाली सेना थी, और चौथी जो थी वो रथ सेना थी। इसके अतिरिक्त जो सेना थी वो थी जल सेना, उसका भी गठन किया गया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। देखिए, इसकी चंद्रगुप्त की जो सेना है वो कितनी विशाल है। इसमें जो पैदल सैनिक है उनकी संख्या 6 लाख है, अश्वारोही मतलब घोड़ों वाली जो सेना है वो 30,000 है, हाथियों वाली जो सेना है वो 9,000 है, और रथ जो है वो 8,000 है। उसने अनेक राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना सेना के आधार पर ही की थी। देखिए, चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को जो है उन्होंने जीत कर इतने बड़े विशाल साम्राज्य का जो है विस्तार किया था, उसकी स्थापना की थी। तो उसके पास जो है सेना थी वो भी बहुत विशाल थी। वास्तव में यह एक सैनिक युग था, और साम्राज्य का आधार क्या होती थी? सेना ही होती थी। मतलब जो भी राज्य है, अगर उसको अपना विस्तार अच्छे से करना है, उसको अपना ये दिखाना है लोगों को कि भाई हाँ वो शक्तिशाली है, वो सम्राट, वो शासक, तो उसको क्या करना था? सेना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ती थी राज्य में। अब जो सम्राट होता था वो सेना का प्रधान सेनापति होता था। वह युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। चंद्रगुप्त ने विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक युद्ध परिषद का भी गठन किया था। देखिए, सेना किस काम आती है? युद्ध लड़ने के लिए तो काम आती है, तो उसके लिए एक युद्ध परिषद भी बनाई गई थी, जिसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। 30 सदस्यों में जो 6 समितियाँ, जो 30 सदस्य थे उनको 6 समितियों में बांटा गया था, जिसमें इस प्रकार जो है 5 सदस्यों की, तो एक समिति में कितने सदस्य हुए? 5 सदस्यों की एक समिति जो है सेना के एक भाग की व्यवस्था की देखरेख करती थी। 6 समितियां बनाई गई हैं, तो जो 5 सदस्य होंगे वो एक तरह की सेना का वो देखरेख करेंगे। जो पहली जो समिति थी वो क्या करती थी? जो जल सेना है उसका प्रबंध, उसकी देखरेख करती है। दूसरी समिति जो है सेना के लिए क्या करेगी? विभिन्न प्रकार की सामग्री, रसद, जो हथियार वगैरह हैं उनकी आपूर्ति का प्रबंध करेगी। जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी जो समितियां हैं उनका काम क्या था? जो तीसरी समिति है वो क्रमशः पैदल, मतलब तीसरी समिति जो ध्यान रखेगी वो पैदल सेना का। जो चौथी समिति है वो अश्वाराही यानी घोड़ों वाली सेना का ध्यान रखती थी। पांचवी सेना जो है वो हाथियों वाली सेना की देखरेख करती थी, और जो छठी समिति है वो रथ सेना की व्यवस्था देखती थी। अब ये सेना जो है वो स्थायी होती थी, और सैनिकों को राजकोष से वेतन भी मिलता था। स्थायी होती थी, और इनको जो है मंथली जो है सैलरी, जैसे इनकम सैलरी जो है वेतन के रूप में वो दी जाती थी। राज्य के अधिकारियों के कार्य, अब जो राज्य था उसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति गई थी, उनके कार्य हम देखेंगे।
मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी अलग अलग कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, कुछ भूमि मापन का काम करते थे, कुछ नहरों से छोड़े जाने वाले पानी का जो ध्यान रखते थे कि भाई पानी का निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान पर जो पानी है वो समान रूप से उसकी पूर्ति हो सके, पानी सब लोगों को मिल सके। अब ये अधिकारी जो थे वो शिकारियों का भी संचालन करते थे, जो जंगलों में शिकार करते थे जो लोग। अब शिकारियों के कृत्यों के आधार पर, मतलब उनके काम के आधार पर उन्हें इनाम और दंड देते थे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम भी दिया जाता था, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंड भी भुगतना पड़ता था। ये जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, कर वसूली का भी काम करते थे, भूमि से जुड़े सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते थे। साथ ही ये लोग लक्कड़हारे, लोहार, खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। तो इतना बड़ा साम्राज्य है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो है अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सब लोग जो है अपने काम को ठीक से ताकि देख सकें, साम्राज्य जो है वो अच्छे से चल सके। अशोक के अभिलेखों में हमें प्रशासन के प्रमुख केंद्रों पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तोसाली, कौशाम्बी का बार बार उल्लेख मिलता है। अशोक के जो भी अभिलेख हमें मिले हैं उनमें जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में बार बार पता लगता है। वो कौन से हैं? वो जगह है पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तक्षशिला है, उज्जैन, स्वर्णगिरी। देखिए तक्षशिला अब कहाँ है? पाकिस्तान में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभिलेखों से जो है ज्ञात होता है कि तोसाली और उज्जैन के शासन अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कुमार। जो तोसाली और उज्जैन के जो भी शासक थे, राजा थे, उनको कुमार नाम से बुलाया जाता था, कहा जाता था उनको कुमार। और जो स्वर्णगिरी का अध्यक्ष, कर्नाटक में स्वर्णगिरी है, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आर्यपुत्र। अब अशोक के अभिलेखों से हमें महामात्र और धर्म महामात्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये लोग क्या करते थे? जो महामात्र होते थे ये धम्म का प्रचार करते थे। अशोक का धम्म, कुछ नैतिक नियम जो लोगों के लिए बनाए गए थे कि भाई सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नैतिक कार्यों पर जो है ये बल देते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? धम्म महामात्रों की भी अशोक ने नियुक्ति की थी। महाशिलालेख 5 से पता चलता है कि सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्षों के बाद महामात्रों की जो है वो नियुक्ति आरंभ की थी। देखिए अशोक ने जब कलिंग विजय की थी, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया था, उसको जीत लिया था, उस युद्ध में जो है इतना विनाश हुआ था, उसको देखकर जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आज के बाद वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब उन्होंने जो है धम्म को अपनाया था और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति की थी। उनका उल्लेख भी उनके अभिलेखों में हमें मिलता है। महाशिलालेख 3 से पता चलता है कि युक्त के कार्यों में मुख्य रूप से सचिव के कार्य सम्मिलित थे। राजस्व का संग्रह, उनका हिसाब रखना उसके कार्यों के अंतर्गत आता था युक्त के। और महाशिलालेख 6 और अन्य अभिलेखों से प्रतिवेदकों का भी उल्लेख मिलता है। प्रतिवेदक मतलब जो संवाददाता होते हैं, संदेश पहुंचाते हैं दूसरी जगह पर। प्रतिवेदक सम्राट अथवा केंद्र सरकार के प्रमुख संवाददाता होते थे और उनकी पहुंच सीधे सम्राट तक होती थी। मतलब वो सीधे राजा से जाकर मिलते थे, उनको जो है बताते थे कि भाई राज्य में क्या क्या हो रहा है। महाशिलालेख 6 से पता चलता है कि सम्राट अशोक को सदा प्रजा हित की चिंता रहती थी। उनका एक अभिलेख है, उनसे हमें पता लगा कि भाई वो राजा की जो प्रजा है अपनी, उसकी चिंता बहुत करते थे। इसमें कहा गया है कि राजन देवान प्रिय प्रियदसी। राजन देवान प्रिय मतलब देवान का देवा प्रिय मतलब देवों को प्रिय, प्रियदसी मतलब सुंदर मुख वाले। वो कहते हैं कि अतीत के मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचनाएं एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी। जो भी अशोक से पहले का जो समय था, वो जो था अतीत, उसमें क्या था कि भाई इस तरह की जो है सूचनाएं एकत्रित करने की या फिर जो अतीत के जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था की है और लोगों के समाचार हम तक प्रतिदिन प्रतिवेदक पहुंचाते हैं। जो प्रतिवेदक है उनका काम क्या था कि जो लोगों को समाचार थे वो सम्राट तक पहुंचाना। अब वो कहते हैं कि चाहे मैं कहीं भी हूँ
खाना खा रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, गौशाला में हूँ, पालकी में, या फिर मुझे ले जाया जा रहा हो कहीं, या फिर मैं अपनी वाटिका में हूँ। मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। मतलब उसको अपनी प्रजा की इतनी चिंता है, अगर कोई प्रतिवेदक कुछ समाचार लेकर उनके सामने आता है तो वो चाहे कहीं पर भी हो, वो क्या उनकी प्रायोरिटी क्या होती थी कि भाई मैं अपनी प्रजा के जो भी मसले हैं उनका पहले हल करूं। इसी प्रकार धर्म सहनशीलता जो मौर्य साम्राज्य प्रशासन का एक प्रमुख अभिलक्षण था, उसका उल्लेख भी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलता है। निस्संदेह मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भूमि पर राज्यों में सबसे पहला सर्वाधिक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास अंधकार से प्रकाश के युग में प्रवेश करता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य एक इतना विशाल साम्राज्य था। यहाँ से जो है इतनी सारी जानकारियाँ हमें मिलती है, जिससे जो हमें पूरा जो हमारा अतीत है उसके बारे में पता लगता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, और आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।